हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल पर। हमने अपनी लास्ट वीडियो में एक टॉपिक स्टार्ट किया था प्रोविजन एंड रिजर्व्स, जिसका एक पार्ट हमने अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस कर लिया था, दैट इज रिजर्व्स। अगर आपने वीडियो देख ली है तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा रिजर्व का टॉपिक। आज का हम टॉपिक ले रहे हैं प्रोविजंस। तो देखिए प्रोविजन क्या होता है। प्रोविजन का मतलब होता है, डेफिनेशन होती है प्रोविजन की कि प्रोविजन एक लायबिलिटी होता है। प्रोविजन इज अ लायबिलिटी। which can be measured with substantial degree of estimation। थोड़ा सा शायद स्टार्टिंग में आपको अजीब लगे मीनिंग, बट वीडियो के एंड तक हमारे साथ बने रहें। हम काफ़ी सारे एग्जांपल्स दे करके आपको क्लियर करा देंगे आज की वीडियो में ही। प्रोविज़न हमने लिखा कि प्रोविज़न एक लायबिलिटी होता है। कैसी लायबिलिटी या लायबिलिटी क्या होती है? लायबिलिटीज कोई ऑब्लिगेशंस को कहते हैं हम, जो हमें परफॉर्म करनी पड़ जाए, किसी आउटसाइडर को कुछ पे करना पड़ जाए। तो ये कैसी ऑब्लिगेशंस होती हैं? जिनमें रिसोर्सेज का आउटफ्लो होगा। कोई भी लायबिलिटी या ऑब्लिगेशन जब भी आप परफॉर्म करते हो तो रिसोर्सेज ही तो चले जाते हैं आपके, पैसा ही तो खर्च होता है आपका। और ये जो लायबिलिटी होती है ये नॉन लायबिलिटी होती है। मतलब आपको पता रहता है प्रोविज़न बनाते टाइम कि आपका क्या खर्चा या नुकसान होने वाला है। कोई भी नॉन लायबिलिटी के लिए कभी प्रोविज़न नहीं बनता है। तो इसका जो अमाउंट है वो मापा जाता है विद सब्सटेंशियल डिग्री ऑफ एस्टिमेशन से। मतलब एक जायज़ जो रेशियो होता है, सफिशिएंट, उतना ही प्रोविज़न हम बनाते हैं। अभी हम एग्जांपल लेंगे। ऑफ एस्टिमेशन का मतलब कि प्रोविज़न जो है वो एक एस्टीमेट होता है, एक्चुअल नहीं होता है। अगर आप आज फ्यूचर में होने वाले किसी नुकसान या खर्चे का जिक्र कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको एक्चुअल अमाउंट कभी नहीं पता होगा, एस्टीमेट ही लगा रहे होंगे आप कोई। तो प्रोविजन एक एस्टीमेट होता है। और ये जो एस्टीमेट्स लगाते हैं हम, ये बेस्ड ऑन पास्ट इवेंट्स लगाते हैं। कुछ भी आप फ्यूचर के बारे में एस्टीमेट करते हो तो उसके पीछे कोई पास्ट इवेंट का बेस होता है। उस पास्ट इवेंट के बेस पे जो आप ऑब्लिगेशन परफॉर्म करने जा रहे हो वो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन होती है, जिसका बेस कोई पास्ट इवेंट होता है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज आपके पेरेंट्स हैं जिनको लगता है कि हमें इस साल कोई खर्चा करना है या 2-3 साल बाद कोई खर्चा करना है, तो वो उस खर्चे के लिए पैसा साइड में करना स्टार्ट कर देते हैं। एक्चुअली में वो खर्चा हो सकता है 6 महीने बाद होगा या 1 साल बाद होगा, 3 महीने बाद होगा,
एक्चुअल एक्सपेंस या एक्चुअल आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज कितना रहेगा वो हमें बाद में ही पता चलना है एक्चुअली। आज हम सिर्फ एक एस्टीमेट बेस पे उसको रिकॉग्नाइज कर देंगे कि शायद इतना तो हो ही जाएगा। इसलिए हम कह रहे हैं कि प्रोविजन एस्टीमेट्स होते हैं, एक्चुअल नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी के घर में शादी है तो जितना एस्टीमेट वो लेके चलता है एक्सपेंसेस का, एग्जैक्ट उतना कभी नहीं होता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे ज़रूर होता है। मतलब एस्टीमेट उसने लगाया था जो आसपास था एक्चुअल के। ये हमारी एनालिटिकल स्किल्स पे या पास्ट एक्सपीरियंस पे ही डिपेंड करेगा कि हम एस्टीमेट बना कितना रहे हैं। इसलिए हमने लिखा है विद सब्सटेंशियल डिग्री ऑफ एस्टिमेशन, कि जो जायज़ रेशियो है किसी भी खर्चे का वही हम एस्टीमेट लगाएंगे। ऐसा नहीं है कि कोई खर्चा अगर आपका 1000 रुपये का होना हो उसके लिए आप 50,000 रुपये प्रोविज़न बना के बैठे हैं, आसपास बनेगा। एक्चुअल एक्सपेंडिचर अगर 1000 रुपये हुआ था तो आपने प्रोविज़न 800 या 1200 के आसपास ही बनाया होगा। आई होप आपको थोड़ा बहुत क्लियर हो रहा होगा। 100% मैं नहीं कहूँगा अभी कि आप सबको क्लियर है, थोड़ा सा अजीब टॉपिक है, धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। तो प्रोविज़न को ज़्यादा डिटेल में समझने से पहले मैं एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल डिस्कस करूँगा जिसका नाम है कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल प्रोविजन को समझाने से पहले हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि क्या इंपॉर्टेंस है कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल की। इसी प्रिंसिपल को हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल वाले चैप्टर में भी अलग से डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम प्रोविजन की वजह से इसको डिस्कस कर रहे हैं। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में एक प्रिंसिपल है कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल, जिसका दूसरा नाम है प्रूडेंस। ये प्रिंसिपल, प्रूडेंस या प्रूडेंट वर्ड का मतलब होता है समझदार। प्रूडेंस वर्ड प्रूडेंट वर्ड से बना है जिसका मतलब समझदार या सावधान व्यक्ति होता है। तो समझदार की कोई डेफिनेशन थोड़ी ना होती है। समझदार मतलब जो फ्यूचर का सोच के चलता हो उसे आप समझदार कहते हो। तो देखिए कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल क्या कहता है, आपको भी लगेगा कि सच में काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है ये। और ये ज़रूरी नहीं कि हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में ही फॉलो करते हैं। जिस तरह के एग्जांपल्स हम आपको यहाँ पे देंगे कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल को समझाने के लिए, आपको लगेगा कि ये हर इंसान की डेली लाइफ में भी फॉलो होना चाहिए। तो बिल्कुल शॉर्ट में अगर मैं कहूँ तो कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल का मतलब होता है नेवर प्रेडिक्ट्स प्रॉफिट्स बट ऑलवेज प्रेडिक्ट लॉसेस। समझिए, ये प्रिंसिपल ये कह रहा है कि हमें अपने फ्यूचर में हो सकने वाले प्रॉफिट्स को एज्यूम करके कभी मस्ती नहीं करनी है कि हमें कोई लगता हो कि मैं करोड़पति बनने वाला हूँ और मैं आज से ही पैसा खर्च करना स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैं करोड़पति बनने वाला हूँ। ऐसा नहीं करना चाहिए, ये प्रिंसिपल कहता है। बट हमें अपने फ्यूचर में होने वाले या हो सकने वाले एंटिसिपेटेड लॉसेस को अनुमान लगा के आज एक्शन ज़रूर लेना चाहिए, सचेत हो जाना चाहिए हमें। एग्जाम्पल से समझते हैं। एक एग्जाम्पल मैं प्रॉफिट का दूंगा, एक एग्जाम्पल मैं लॉस का दूंगा, आपको क्लियर हो जाएगा पूरा कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल जो भी पर्सन या जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस फॉलो करती हैं वो हमेशा सेफ स्टेज पे रहती हैं। सेफ स्टेज पे रहती हैं का मतलब है कि उन्होंने अपने फ्यूचर में हो सकने वाले नुकसानों को अगर पहले से प्रेडिक्ट करके रखा है तो उनके लिए उन्होंने प्रोविज़न बना रखा होगा। अभी आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों मैं पढ़ा रहा हूँ कंजर्वेटिज्म प्रोविज़न के लिए। एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज
आपके पेरेंट्स आपकी शादी करेंगे सपोज 6 से 7 साल बाद, और उन्हें लगता है कि हम अपने बच्चे की शादी में मान लीजिए 35 लाख रुपीज़ स्पेंड कर देंगे, 35 लाख रुपए खर्च कर देंगे वो शादी में आज से 7 साल बाद। तो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेटिज्म, एक समझदार इंसान के हिसाब से आज ही अगर उन्हें पता है कि 7 साल बाद हमारा कोई खर्चा होने वाला है, तो उन्हें आज से ही एक्शन ले लेना चाहिए। हर साल 5 लाख रुपए प्रॉफिट में से बचाने चाहिए, ताकि 5 लाख इंटू 7 ईयर्स 7 साल बाद 35 लाख रुपए खर्च करने के लिए हों। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको एग्जाम्पल समझ आया है। एक बार रिपीट करता हूं, अगर आपके पेरेंट्स को फॉर एग्जाम्पल 7 ईयर्स बाद आपकी शादी करनी है, जिसमें उन्होंने आज ही एस्टिमेट लगा दिया है कि लगभग 35 लाख रुपए हम लगा देंगे, तो वो 35 लाख रुपए तभी तो लगाए जाएंगे, तभी तो खर्च किए जाएंगे जब होंगे। और होंगे कब? जब हम आज से ही एक्शन लेना स्टार्ट कर देंगे कि 7 साल बाद अगर 35 लाख रुपए चाहिए तो हर साल 5-5 लाख रुपए ज़रूर साइड में कर दिए जाएं, ताकि 7 साल बाद 35 लाख रुपए खर्च करने के लिए हों। तो अगर मान लीजिए आप कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल फॉलो नहीं कर रहे थे, 35 लाख रुपए आपने नहीं जोड़ा है, तब भी शादी तो होगी, तब भी खर्चा तो होगा। तो आपके पेरेंट्स को क्या करना पड़ जाएगा? अपनी कोई इन्वेस्टमेंट, अपनी कोई प्रॉपर्टी सेल करनी पड़ जाएगी उस खर्चे को करने के लिए। और प्रॉपर्टी बेच के इस तरह का खर्चा करना अपने आप को और डाउन लाने वाली बात होगी। इसलिए कहते हैं कि कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल हमेशा फॉलो करना चाहिए। हमें अपने फ्यूचर में होने वाले नुकसानों के लिए आज से ही एक्शन लेना ज़रूर चाहिए, ताकि हम हमेशा सेफ स्टेज में रहें। अब ये तो हो गया डेली लाइफ वाला एग्जाम्पल, थोड़ा मस्ती टाइप का, जो आपको ध्यान रहेगा ही रहेगा। अब अकाउंटेंसी पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपको एग्जाम्पल में प्रिंसिपल में लिखना है या लिख सकते हैं, वैसा एग्जाम्पल लेते हैं। आपने आज एक मशीन खरीदी है, आपने आज एक मशीन खरीदी है 10 लाख रुपीज़ की, जिसकी लाइफ है 10 ईयर्स। मतलब वो 10 लाख रुपए की मशीन आपकी 10 साल तक चल जाएगी। तो क्या 11वें साल आप बिजनेस नहीं करेंगे? 11वें साल भी आपका बिजनेस तो रहेगा। इसका मतलब है कि 11वें साल आपको नई मशीन परचेज करनी है, 11वें साल आपको फिर से 10 लाख रुपए खर्च करने हैं नई मशीन लाने के लिए, जो आपको आज ही पता है, जो आपको आज ही पता है कि मुझे 11 साल बाद फिर से 10 लाख रुपए का खर्चा ज़रूर होगा। तो क्यों ना इन्हीं 10 साल में वो 10 लाख रुपए वापस से जोड़ लिए जाएं। इसीलिए हम डेप्रीशिएशन लगाते हैं असेट्स पे। डेप्रीशिएशन एक नॉन कैश आइटम होता है। नॉन कैश आइटम का मतलब क्या होता है? डेप्रीशिएशन एक ऐसा नुकसान है जिसको खर्चे वाली साइड, नुकसान वाली साइड शो तो किया जाता है, बट कोई कैश नहीं जाता। कोई ऐसा खर्चा नहीं है डेप्रीशिएशन कि आप दुकान पे जाके कह रहे हो कि मुझे 50,000 रुपये का डेप्रीशिएशन चाहिए। डेप्रीशिएशन एक नॉन कैश आइटम है। तो ऐसी नॉन कैश आइटम की वजह से प्रॉफिट तो डाउन हो जाता है, पर कैश डाउन नहीं होता। इसलिए जब हम 10 लाख रुपए की मशीन को 10 साल में डिवाइड करते हैं, तो जो 1 लाख रुपए आता है पर ईयर, जिसे हम डेप्रीशिएशन का नाम देते हैं, प्रैक्टिकली ये 1 लाख रुपए हम हर साल जोड़ने की ही कोशिश कर रहे हैं। कैसे? ये 1 लाख रुपए हम खर्चे में दिखाएंगे हर साल, जो कि खर्चा एक्चुअली में हो नहीं रहा है, बट उसी 1 लाख से प्रॉफिट डाउन ज़रूर हो रहा है। तो वही 1 लाख रुपए हमारा जुड़ जाएगा। अगर आपको क्लियर नहीं हुआ है कि डेप्रीशिएशन से कैसे पैसा जुड़ जाएगा, तो एक एग्जांपल लेते हैं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। सपोज आपने
अपने पेरेंट्स से कहा कि मुझे 500 रुपये चाहिए, बुक लेके आनी है। आपके पेरेंट्स ने 500 रुपये दिए आपसे। शाम को आपके मम्मी पापा ने पूछा कि बेटा बुक लेके आ गए आप? आपने बुक दिखा दी कि हाँ ले आया। नेक्स्ट डे आपने फिर 500 रुपये मांगे कि बुक लेके आनी है, मुझे 500 रुपये चाहिए। घर वालों ने फिर 500 रुपये दे दिए। शाम को जब पेरेंट्स ने पूछा कि बुक ले आए, आपने पिछले दिन वाली बुक को ही कवर चढ़ा के दिखा दिया कि हाँ ले आया, और पेरेंट्स मान भी गए कि हाँ बच्चा बुक लेके आया है। इसका मतलब क्या हुआ कि इन द आइज ऑफ पेरेंट्स आपने अपने खर्चे को वैलिड दिखा दिया कि मैंने 500 रुपये खर्च किए हैं। पर क्या आपने 500 रुपये खर्च किए हैं? नहीं। तो वो 500 रुपये आपने जोड़े ही तो हैं। ठीक इसी तरह डेप्रिसिएशन को समझने की कोशिश करें कि डेप्रिसिएशन खर्चे में दिखाया तो जा रहा है, उस खर्चे की वजह से प्रॉफिट कम तो हो रहा है, बट कैश जा नहीं रहा। तो हर साल 1-1 लाख रुपए अगर ऐसे ही होता रहेगा तो वही 1-1 लाख रुपए जुड़ता ही तो रहेगा। 10 साल बाद हमारे पास अपने आप 10 लाख रुपए खर्च करने के लिए होंगे। आई होप आपको समझ आया होगा कि डेप्रिसिएशन का प्रैक्टिकल मीनिंग क्या है। तो हमने देखा कि लॉस को क्यों प्रिडिक्ट करना है, और हमने एग्जाम्पल भी समझे। 2 एग्जाम्पल के हिसाब से हमने समझा कि हमें हमेशा लॉसेस को क्यों प्रिडिक्ट करना चाहिए। अब लेते हैं प्रॉफिट के लिए एग्जाम्पल कि प्रॉफिट्स को एज्यूम करते हुए, फ्यूचर में हो सकने वाले प्रॉफिट्स को एज्यूम करते हुए आज ही हमें पैसे क्यों नहीं उड़ाने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप एक लॉटरी टिकट खरीद कर लाए हैं और वो लॉटरी टिकट सिर्फ अभी आपने खरीदा है और आप मिठाई बांट रहे हैं। जो भी आपसे पूछ रहा है कि मिठाई क्यों बांट रहे हो, किस खुशी में मिठाई बांट रहे हो, तो आप कह रहे हैं कि मैं करोड़पति बनने वाला हूं। तो किसी एक ने आपसे कहा कि करोड़पति बनने वाला है ना, बना तो नहीं है ना, तो जब बन जाए करोड़पति तब मिठाई खिलाना, अभी क्यों खिला रहा है। तो सपोज आप करोड़पति नहीं बनते हैं, लॉटरी अगर आपकी नहीं लगती है, तो वो मिठाई वाले पैसे भी आपके वेस्ट चले गए। तो जब भी आप प्रॉफिट्स को प्रेडिक्ट करते हैं तो आप हमेशा मस्ती में रहते हैं, पैसे ज़्यादा खर्च करते हैं आप, अगर आप प्रॉफिट्स को प्रेडिक्ट करते हुए अपनी लाइफ जी रहे हो तो। जो कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल मना करता है। कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल ये कहता है कि जब वो प्रॉफिट एक्चुअली में हो जाए तब आप शो कर लेना, पहले से एज्यूम करके कभी आप रिकॉग्नाइज ना करें। समझिए एग्जाम्पल एक तो हमने लॉटरी का एग्जाम्पल देखा जो थोड़ा ध्यान रखेगा आपको कि कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल में क्या बताया था। अब हम ले रहे हैं अकाउंटेंसी में लिखने वाला एग्जाम्पल। एक होता है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक का मतलब होता है ऐसा स्टॉक जो साल के एंड में अनसोल्ड पड़ा हुआ है बिजनेस में। कई बार इस क्लोजिंग स्टॉक की 2 वैल्यू लिखी हुई होती हैं क्वेश्चन में, एक कॉस्ट और एक मार्केट प्राइस। सपोज कॉस्ट है 30,000, मार्केट प्राइस है 40,000। तो सबका मन करेगा कि मैं मार्केट प्राइस पे ही शो करूंगा अपने क्लोजिंग स्टॉक को, क्योंकि मार्केट वैल्यू ज्यादा है। बट कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल ने प्रॉफिट प्रेडिक्ट करने को मना किया है। अभी ये जो सामान है ये बिका नहीं है, ना 30 में ना 40 में। तब तक के लिए कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल क्या कहता है कि विच एवर इज लोअर पे आप शो करिए। अगर आप विच एवर इज हायर पे शो करते हैं, इट मीन्स आप कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल फॉलो नहीं कर रहे हैं, आप तो प्रॉफिट को प्रेडिक्ट कर रहे हो जो फ्यूचर में हो सकता है। जब एक्चुअली में हो जाए तब आप रिकॉग्नाइज करना, अभी आप 40 पे शो नहीं कर सकते। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल समझ आया होगा। 2 एग्जाम्पल हमने मजाक के तौर पे लिए, एक प्रॉफिट का एक लॉस का, जो शायद याद रखेगा, क्योंकि सीरियस टाइप वाला एग्जाम्पल याद ना भी रहता हो, मजाक हमें ज़रूर याद रहता है।
दो हमने प्रॉफिट के एग्जाम्पल लिए, दो हमने लॉस के एग्जाम्पल लिए। अब चलते हैं हम वापस प्रोविजन पे कि क्यों मैंने कंजर्वेटिव प्रिंसिपल बताया प्रोविजन समझाने के लिए। जो भी हमें फ्यूचर में एंटीसिपेटेड लॉसेस जो हम देख रहे हैं कि शायद ऐसा नुकसान हो सकता है, उन नुकसानों के लिए ही तो हमें एक्शन लेना है, जिसके लिए हम प्रोविजन बना रहे हैं। तो अगर 1 मार्क का क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपसे कि प्रोविजन किस अकाउंटिंग प्रिंसिपल की देन है, तो कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल आपका आंसर है। ये लिख के आना है आपको। प्रोविजन या एंटीसिपेटेड लॉसेस से आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज ही तो होगा। तो लायबिलिटीज जो भी होती हैं, जो ऑब्लिगेशंस होती हैं, वो परफॉर्म करी जब जाती हैं तो रिसोर्सेज का आउटफ्लो ही होता है। आप किसी नुकसान के लिए, किसी खर्चे के लिए ही प्रोविजन बना रहे हैं। जो खर्चा नॉन है, नॉन मतलब आपको पता है कि ये खर्चा शायद मेरा होगा, बस आपको अमाउंट नहीं पता है एक्चुअल, तो इसलिए आप एक एस्टीमेट लगाते हो कि शायद इतना खर्चा तो जरूर या इतना नुकसान मेरा हो जाएगा। सब्सटेंशियल डिग्री ऑफ एस्टिमेशन क्या है कि जो भी आप एस्टीमेट लगाते हो वो ऐसे ही हवा में तीर नहीं मार देते आपके इतना प्रोविजन लिख दो। आप एक सफिशिएंट अमाउंट से ही आप प्रोविजन बनाते हैं जो आपको एक्चुअल के आसपास लगता हो, इसलिए हमने वर्डिंग लिखी है सब्सटेंशियल डिग्री ऑफ एस्टिमेशन। ये जो ऑब्लिगेशन है, ये जो प्रोविजन है, ये इसी साल परफॉर्म किया जाएगा। जो प्रोविजन हम बना रहे हैं, जिसे हम प्रेजेंट एब्लिगेशन कह रहे हैं, वो बेस होता है किसी पास्ट इवेंट के। एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज मैं आपका एक रेगुलर कस्टमर हूं, आपकी शॉप पे मैं पिछले 7-8 साल से सपोज आ रहा हूं, सामान खरीदता हूं रेगुलरली। तो जब भी मैं पैसे देने आता हूं, उधार पे सामान खरीदता हूं मैं जनरली, तो जब भी मैं अपना अकाउंट सेटल करने आता हूं 1000-2000 रुपए में कम ही देता हूं और अकाउंट क्लोज करवा जाता हूं। तो एक टाइम ज़रूर ऐसा आएगा ना कि आप खुद ये पहले ही मान के बैठ जाएंगे कि राहुल नाम का कस्टमर 2000 तो कम ही देगा। तो जितने पैसे पे मैं 1000-2000 कम देता होऊंगा, आप उसकी एक परसेंटेज कैलकुलेट कर लेंगे कि इतने परसेंट जरूर वो हर बार कम ही देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने 50,000 रुपये सेटलमेंट करनी थी तो मैं 2,000 रुपये कम दे रहा हूं मान लीजिए, तो 4% आपका हो गया कि ये नहीं देगा। तो आप 4% या 3% या 5% का प्रोविजन बना लें, जिसका नाम होगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। जिसका नाम होगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। डाउटफुल डेब्ट्स मतलब ऐसा पैसा जो डाउटफुल है कि राहुल अगर 50,000 रुपये सेटल करने आएगा तो आपको ऐसा लग रहा है कि वो शायद 49,000 ही देगा, पूरे 50 नहीं देगा, वो 48,500 ही देगा, पूरे 50 नहीं देगा, क्योंकि मेरा पास्ट रिकॉर्ड भी ऐसा कह रहा है कि मैं हर बार थोड़े बहुत पैसे कम ही देता हूं। तो बेस्ड ऑन पास्ट इवेंट्स है, कुछ रिसोर्सेज का आउटफ्लो होगा, पैसे कम आएंगे, इसी साल आएंगे, और आपको पता भी है कि ऐसा होगा, नॉन लायबिलिटी भी है। उम्मीद करता हूं आपको एग्जाम्पल से समझ आया होगा कि प्रोविजन क्या होता है। एस्टिमेट ही लगा रहे हो आप कि इस बार 1500 रुपये नहीं देगा या 2000 रुपये नहीं देगा, एक्चुअल आपको भी नहीं पता। क्या पता आपने 2000 रुपये प्रोविजन बनाया हो, इस बार मैं 2500 ना दूं। क्या पता आपने 2000 रुपये प्रोविजन बनाया हो, इस बार मैं सिर्फ 1000 रुपये ही कम दूं, 2000 आपने ज्यादा बना दिया हो। तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, ऐसा कभी नहीं होता कि 50,000 आपके पैसे आने थे, आपको लगता है कि 30,000 नहीं आएंगे। ऐसा प्रोविजन नहीं होगा कि 60% से आपने प्रोविजन बना दिया हो डाउटफुल डेब्ट का कि इतना तो
नहीं आएगा, आसपास होना चाहिए। और एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। अब आप सबको पता है कि जो भी हमारा प्रॉफिट आता है ईयर एंड, उस पे हमें टैक्स पे करना पड़ता है। तो टैक्स पे आपने पिछले साल भी किया होगा, क्वार्टरली करते हैं तो पिछले क्वार्टर में भी किया होगा। तो आपको अपने पास्ट इवेंट्स के बेस पे ये पता है फ्यूचर के लिए भी कि अगला टैक्स भी मैं शायद इतना तो पे कर ही दूंगा। एक्चुअली में पता तभी चलेगा बाद में जब आपकी एक्चुअल लायबिलिटी अराइज होगी कि कितना पे करने वाले हैं आप, बट आसपास तो ज़रूर आपको पता होगा ना कि इतना मेरा प्रॉफिट पिछले साल हुआ था तो इतना तो ज़रूर हो जाएगा, इस पे इतनी लायबिलिटी ज़रूर बन जाएगी, टैक्स लायबिलिटी, उसके लिए आप उतना प्रोविज़न बना देते हो। एक एग्जांपल हम ले रहे हैं प्रोविज़न फॉर रिपेयर्स। अब बिजनेस के अंदर बहुत सारी प्लांट एंड मशीनरीज होती हैं जो टाइम टू टाइम सर्विसेज मांगती हैं, मतलब रिपेयर एंड मेंटेनेंस का खर्चा ज़रूर होता रहता है। तो ये भी आपको जनरली पता ही रहता है कि कितना मेरा खर्चा हो जाएगा, आसपास ही होगा थोड़ा बहुत। एक एग्जांपल हम डिस्कस कर चुके हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का, कि डैप क्यों लगाते हैं पहले से पता रहता है, सब हमने डिस्कस कर लिया है प्रोविज़न के एग्जाम्पल में। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको प्रोविज़न समझ आया होगा। यही पॉइंट्स आप थोड़े थोड़े ध्यान रखें कि प्रोविज़न एक लायबिलिटी होता है, नॉन लायबिलिटी होता है, जिसको सब्सटेंशियल डिग्री के हिसाब से एस्टिमेट किया जाता है, एक्चुअल नहीं होता है। इसका आउटकम क्या होता है, आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज पास्ट इवेंट्स के बेस पे होता है, बेस्ड ऑन कंजर्वेटिज्म होता है, बेस्ड ऑन कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। प्रोविजन हमेशा नुकसान को प्रिडिक्ट करने के लिए ही बनता है, इनकम्स के लिए कभी कोई प्रोविजन नहीं बनता, क्योंकि इनकम्स को तो प्रिडिक्ट करने को कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल ने मना ही किया हुआ है। और प्रोविजन एक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट की आइटम होती है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स मतलब प्रोविजन क्रिएट करना मैंडेटरी है, इवन इफ द फर्म सफर्स लॉस। चाहे बिजनेस में लॉस आए चाहे प्रॉफिट आए, प्रोविजन लिखा जाएगा, प्रोविजन चार्ज किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको प्रॉफिट हो रहा हो तो ही प्रोविजन मेंटेन करेंगे। जैसे हमने अपनी पिछली क्लास में रिजर्व्स के लिए बताया था कि रिजर्व्स हम एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट की आइटम लेते हैं, क्योंकि पैसा तभी तो जोड़ेंगे जब हमने कमाया होगा। अगर बिजनेस में प्रॉफिट ही नहीं आया होगा तो रिजर्व कहाँ से मेंटेन कर देंगे, जोड़ कैसे देंगे जब लॉस ही आया होगा। तो अब हम एक बार कंपैरिजन कर करके देख लेते हैं कि प्रोविजन और रिजर्व्स में डिफरेंस क्या है। दोनों टॉपिक हमने डिस्कस कर लिए हैं, अब एक बार डिफरेंशिएट और कर लेते हैं कि कैसे कैसे एक दूसरे से अलग हैं ये। तो एक टॉपिक हमने पढ़ा प्रोविजन, एक टॉपिक हमने पढ़ा रिजर्व्स। हमने पढ़ा कि प्रोविजन एक नॉन लायबिलिटी होता है, किसी नॉन लायबिलिटी के लिए क्रिएट किया जाता है। रिजर्व्स नॉन और अननॉन दोनों ही इवेंट्स के लिए बनाए जाते हैं। जैसे हमने पैसा जोड़ा किसी ऐसे इवेंट के लिए जो हमें पहले से पता था, जैसे हमने पिछले क्लास में स्पेसिफिक रिजर्व्स पढ़े थे हमने, रिजर्व्स फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ मशीन। तो मशीन तो रिप्लेस होगी कभी ना कभी, तो
तो हमें पता है कि ये वाला पैसा हम यूज़ कर लेंगे, इसलिए हमने पैसा जोड़ा। अनफॉर्सिन इवेंट्स, पैसा तो हर कोई इसलिए भी जोड़ता है कि क्या पता कल को क्या हो जाए, कहाँ ज़रूरत पड़ जाए, इसलिए भी पैसा जोड़ते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट है कि ज़रूरत किसकी है या वॉलेंट्री कौन सा है। तो ये कंपलसरी है, ये मैंडेटरी है मेंटेन करना प्रोविज़न। रिजर्व्स, पैसा आप जोड़ें चाहे ना जोड़ें, वो वॉलेंटरी है, ना भी जोड़ें। अब अगर प्रोविज़न बना रहे हैं तो क्या हो जाएगा, तो एज पर कंजर्वेटिज्म आप अपने लॉसेस को प्रिडिक्ट कर रहे हो, जो आपको सेफ स्टेज पे रखता है। पहले से सचेत रहते हो आप। अगर आप रिजर्व मेंटेन कर रहे हो तो क्या होगा, आपकी बिजनेस की या आपकी पोजीशन और मजबूत हो जाएगी। अपनी पोजीशन मजबूत करने के लिए आप रिजर्व बना रहे हो, जिसके पास ज़्यादा पैसा वो ज़्यादा पावरफुल। शो कहाँ करते हैं हम प्रोविज़न को, प्रॉफिट एंड लॉस, और एक अकाउंट होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। तो हमने जैसे कहा कि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है प्रोविजन, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाली चीजें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आते हैं। रिजर्व मेंटेन करना एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, प्रॉफिट होगा तो मेंटेन करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, कंपलसरी नहीं है। तो जितनी भी एप्रोप्रिएशन की आइटम होती हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में शो की जाती हैं। कंपनीज एक्ट अकाउंट्स में प्रॉफिट एंड लॉस का नाम हो गया है स्टेटमेंट ऑफ P&L, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का नाम हो गया है सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ P&L। इनको अब इन नाम से कहते हैं, सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ P&L। अब बैलेंस शीट में कहां शो करते हैं इनको, जैसा हमने पढ़ा कि प्रोविजन एक लायबिलिटी होता है, तो प्रोविजंस या तो लायबिलिटी साइड आ जाएंगे, या हमने किसी एसेट पे अगर प्रोविजन बनाया होगा, जैसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, डेटर्स हमारा कितना पैसा शायद नहीं देंगे, ये हमने अगर प्रोविजन बनाया तो डेटर्स होते हैं एसेट, तो या तो हम उस प्रोविजन को लायबिलिटी साइड लिखें या रेस्पेक्टिव एसेट में से माइनस कर दें। शॉन एज ए डिडक्शन फ्रॉम रेस्पेक्टिव एसेट। तो या तो हम लायबिलिटी साइड दिखाएं क्योंकि प्रोविजन लायबिलिटी होता है, या अगर किसी एसेट पे प्रोविजन है तो एसेट में से माइनस करके भी शो कर सकते हैं। रिजर्व्स को कहां शो करते हैं बैलेंस शीट में, अंडर द हेड रिजर्व एंड सरप्लस। लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड एक हेडिंग होती है रिजर्व एंड सरप्लस, उसके अंडर हम रिजर्व को शो करेंगे।
लास्ट, डिविडेंड अगर आपको बांटना है अपने शेयर होल्डर्स को, अगर आपको डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना है तो रिजर्व का पैसा यूज हो सकता है, प्रोविजन का नहीं होगा। किसी अदर पर्पस के लिए अगर आपको यूज करना है तो भी रिजर्व का पैसा यूज होगा, प्रोविजन का नहीं, क्योंकि ये नॉन लायबिलिटी के लिए तो बनाया ही गया है तो वहीं यूज होगा। और प्रोविजन एक्चुअली में एक तरह से पैसा जुड़ा ही नहीं है, यहाँ तो हम प्रॉफिट में से पैसा साइड में कर ही रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का टॉपिक हमारा समझ आया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको लगती है प्रोविजन एंड रिजर्व्स में तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। कुछ छूट गया हो हमसे तो कमेंट बॉक्स में बताएं, हम अपनी अगली वीडियो में उसको कवर करेंगे। जो भी डाउट्स हैं वो हमें बताया करें ताकि हमें भी सेटिस्फेक्शन मिले कि आपको कुछ सीखने को मिल रहा है हमारी वीडियोज़ से। थैंक यू।